हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 रूरल डेवलपमेंट। इसको हम नए तरीके से बेटा स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक हम नज़र डालते हैं इस चीज़ पर कि इस चैप्टर में से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियोस में और नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है बेटा, तो आपको भी इंटरेस्ट रहेगा, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट कर लीजिए और साइड बाय साइड हम उसको कवर करते रहेंगे ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन। मैं ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन आपको टॉपिक कराता रहूंगा, आपको देखना है कि रूरल डेवलपमेंट टॉपिक हमारा हो गया, देन इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गया, क्रेडिट ऑफ सोर्सेज कौन से हैं, तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाएगा रूरल डेवलपमेंट, ये तो आपका मीनिंग होगा। ठीक है, ये भी हम करेंगे। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है। देन बेटा सोर्स ऑफ क्रेडिट आप क्या जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या होते हैं। ठीक है, ये हम करेंगे। ठीक है, देन हम करेंगे बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं बेटा और इनके इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत रिपीटेड है। 4 मार्क्स में बेटा ये आपके आए हैं पहले। और चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं, ये 1 और 2 मार्क्स में आ चुके हैं। तो बेटा हम इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ये आपके PYQs है, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स आज करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर का नेम है रूरल डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इससे पहले बेटा हमने 4 चैप्टर किए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसका मीनिंग क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट होता है मीन्स एन एक्शन प्लान। ये एक एक्शन प्लान होता है बेटा, जिससे हम रूरल एरियाज में सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करते हैं और बढ़ाते हैं। बेटा इकोनॉमी जो होती है, आपको मैं एक चीज से समझाता हूँ, एक एग्जांपल समझाता हूँ। इकोनॉमी में बेटा 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर। अगर तीनों में ग्रोथ इक्वल ना हो तो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है। तो वही हुआ था इंडिया में, हमारे रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं हुआ था, एग्रीकल्चर को इग्नोर किया गया था, उससे हमारी रूरल जो एरियाज हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुए। तो उसमें हम देखते हैं कि ये मीनिंग हो गया, उसके बाद देखते हैं उसमें चैलेंजेस क्या क्या है। क्रेडिट के चैलेंज है बेटा, लोन्स के, मार्केटिंग के चैलेंजेस है, नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, नीड फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये है। अब ये देखते हैं बेटा इसमें सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंस क्यों है रूरल डेवलपमेंट की, क्यों ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे हमने देखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट नहीं होने के कारण जो हमारी इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी है वो ओवरलोडेड हो गई थी। ठीक है, जो हमारी गरीबी है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इकोनॉमी के ऊपर बहुत बर्डन आ गया था। ठीक है, एरियाज प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो गई थी। ठीक है, NEP 1991 में जैसे हमने देखा कि उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा इग्नोर किया, इस वजह से इस सेक्टर की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाई, जो कि एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आ गया इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में। इसीलिए जो रूरल डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बेटा देखते हैं कि लिंगरिंग चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बेटा ये चैलेंजेस होते हैं जो बहुत टाइम से ऑब्स्टेकल है, लंबे टाइम से जो ऑब्स्टेकल चल रहा है उसको ये चैलेंजेस बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ए में चैलेंजेस कौन से होते हैं, रूरल क्रेडिट। ठीक है बेटा, रूरल क्रेडिट होता है बेटा जिससे किसान को अपनी फसल को उगाने के लिए और अपने जो लाइवलीहुड को चलाने के लिए क्रेडिट की जरूरत होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं रूरल क्रेडिट। इसमें बेटा 3 टाइप्स आएंगे आपके, शॉर्ट टर्म आ जाएगा, मीडियम टर्म आ जाएगा, लॉन्ग टर्म आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ये आपको इसके टाइम पीरियड भी पूछ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में बेटा क्या आएगा, शॉर्ट टर्म में बेटा आएगा किसान के लाइवलीहुड को पूरा करने के लिए, उसको सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए और कुछ भी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए जो भी जरूरत होती है उसको हम शॉर्ट टर्म में इंक्लूड करेंगे। बेटा जो इससे उस पे ऊपर उसको जो लोन चाहिए वो शॉर्ट टर्म लोन होगा। उसका जो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड जरूर नोट कर लेना, 6 मंथ से 12 मंथ, ये 1 साल के बीच में आता है, जिसको हम शॉर्ट टर्म जो है क्रेडिट बोलते हैं। देन मीडियम टर्म क्रेडिट बेटा कौन से होते हैं, इसमें बेटा किसान को अगर अपने लैंड पे कोई डेवलपमेंट करानी है, फेंसेस करानी है या उसको
कोई इक्विपमेंट लेना है, मशीन लेनी है, ट्रैक्टर लेना है, तो उसके लिए उसको जो लोन चाहिए, ठीक है, वो थोड़े बड़े लोन होते हैं इस लोन से, तो उसको बोलते हैं मीडियम टर्म लोन क्रेडिट, ठीक है। उसका जो टाइम पीरियड होता है बेटा 1 ईयर से 5 ईयर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप उसको साइड बाय साइड नोट करते रहो। देन बेटा लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म में बेटा अगर उसको डेवलपमेंट करानी है अपने लैंड के ऊपर और उसको बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कंबाइंस लेनी है, अपने एरियाज को बड़ा करना है, ठीक है, अगर वो और लैंड खरीदना चाहता है तो उसको ये बड़े टर्म के लोन होते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है बेटा वो 5 से 20 ईयर्स के बीच में होता है। तो ये बेटा आपके रूरल क्रेडिट आ गए, ये उसके टर्म्स आ गए, कौन से टर्म्स के होते हैं। देन बेटा सोर्स देख लेते हैं कि फार्मर्स को कौन से सोर्सेस से ये जो लोन है वो अवेलेबल है। पहला बेटा है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल बेटा जैसे आप लैंडलॉर्ड से, या आप शाहूकारों से, या आप ऐसी फाइनेंस कंपनी से लोन ले रहे हो जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, आप रिलेटिव से ले रहे हो, आप बड़े किसानों से ले रहे हो, बड़े फार्मर से ले रहे हो, ठीक है, आप आड़तीय से पैसे ले रहे हो, तो ये सारे जो होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं। किसान हमारे 1981 से पहले जो हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल फार्मर्स थे उस पर ज्यादा डिपेंड थे, ठीक है, 93% उस पर डिपेंड थे। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें बेटा डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम होती है, पैसा बहुत जल्दी मिल जाता है, इसमें कोई भी कोलेटरल लिखने की जरूरत नहीं होती, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, तो इसलिए इस पर डिपेंडेंसी ज्यादा थी। देन देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल कौन सा होता है। इंस्टीट्यूशनल बेटा जिसमें बैंक्स आ गए, आपके रजिस्टर्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होगी, कमर्शियल बैंक आ गए, आपके एग्रीकल्चरल बैंक आ गए, तो ये सारे आपके जो एसबीआई बैंक आ गए, बाकी जो भी बैंक जो आपको एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करते हैं वो इसमें आ जाएंगे, और यही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फार्मर्स के लिए आजकल लोन के लिए, ठीक है। ये पहले आप देख सकते हैं 7% था, आप उसके बाद उसको इंक्रीज करके 66% एट प्रेजेंट हो गया है, कि जो किसान होते हैं वो अपने जो लोन है वो बैंक से ज्यादा लेते हैं, क्योंकि ये उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करते हैं और इसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत कम होती है, ठीक है। ये थे बेटे टॉपिक्स, डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट। हाँ जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट बेटा डिस्कस करते हैं आपके इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज ऑफ इंडिया, वन बाय वन करते हैं एग्जांपल्स के साथ कौन सी है, ठीक है बेटा। आपका ये बेटा क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज क्या है, ठीक है, पीएवाई क्यूज में, और बेटा इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो बेटा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज क्या है बेटा, एक ये आपके ग्रुप्स होती हैं बेटा, ये फार्मर्स को बहुत रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये उनको लोन प्रोवाइड करने के साथ ये उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द बेटर प्रोडक्शन के लिए, ये क्रॉप के रिगार्डिंग, फसलों के रिगार्डिंग ये उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर। देन 16 से 70% जो हमारा है रूरल, हमारा जो क्रेडिट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा फार्मर्स को मिल रहा है। अच्छा इनिशिएटिव है ये। इनके बेटा क्या जो इंपॉर्टेंट जो है, जो पॉइंट्स है इनके, क्या जो मेन बेनिफिट्स है, जो फीचर्स हैं, वो है टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट। आप इसको ऐड कर सकते हो कि ये बहुत टाइमली और जल्दी जो है क्रेडिट की जो फैसिलिटीज है वो फार्मर्स को अपने दे रहे हैं। सेकंड, एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर। जो मनी लेंडर थे बेटा, जो हम देखते हो शाहूकार या आड़ती जो दे रहे थे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो फार्मर्स को लोन दे रहे थे, उनका एलिमिनेशन है। देन ऑल रीजन्स, ये बेटा इंडिया के मैक्सिमम ऑल रीजन्स को कवर कर रहे हैं, तो ये है बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल आएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक। बेटा गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज नॉट एबल टू ओनली हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ क्रेडिट ऑफ द फार्मर्स, सो उन्होंने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स को भी कहा कि आप भी इनिशिएटिव लो जिसमें आप फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर सको। तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में स्टैब्लिश होता है, 1955 में, इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में आ सकता है। देन गवर्नमेंट ने 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स करते हैं, जिससे क्या होता है बैंक्स में जो उनके नंबर है वो इंक्रीज होते हैं, काफी बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। देन उनकी ब्रांच में एक्सपेंशन किया कर दिया गया। तो ये बेटा क्यों किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा फार्मर जो क्रेडिट है, जो हमारा रूरल एरियाज का क्रेडिट है, वो उसको हम इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज के द्वारा हैंडल कर सके,
ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशन को हम एलिमिनेट कर सके। देन बेटा नेक्स्ट आपका आएगा रीजनल, नेक्स्ट आपकी बेटा जो एग्जांपल आएगी इंस्टीट्यूशनल एजेंसी में वो आएगी रीजनल रूरल बैंक, इसको हम बेटा आरआरबी भी क्या कहते हैं। ये बेटा ज्यादातर विलेजेस एरिया रूरल एरियाज में होते हैं, ठीक है। एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक, बेटा ये सेटअप हुए थे टू प्रमोट द क्रेडिट टू रिमोट एरियाज। ये बेटा ज्यादातर मैंने आपको जैसे कहा कि विलेज एरिया में स्टेप पाए जाते हैं, तो ये बेटा सेटअप ही इसीलिए होता है ताकि कि जो हमारे इंडिया के कुछ रिमोट एरियाज हैं, हमारे कुछ रूरल एरियाज हैं, उनमें ये क्रेडिट की सप्लाई को फार्मर्स के लिए दे सके। देन वर्क एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, इनका जो हेड ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में होता है तो उसके लेवल पे ये काम करते हैं और अपना जो क्रेडिट है फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। ये बेटा इनका जो मेन फोकस होता है आरआरबी का, तो इनका मेन फोकस होता है वीकर सेक्शन का के ऊपर होता है कि जो फार्मर्स होते हैं, जो वीकर सेक्शन फार्मर है, जो नहीं अवेल कर पाते अच्छा क्रेडिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में रूरल पॉपुलेशन से वीकर सेक्शन को ये ज्यादातर फोकस करते हैं। तो ये बेटा आपके थ्री एग्जांपल्स आ गए इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज के ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हाँ जी बेटा, बेटा तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपकी इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड जिसको बोलते हैं। बेटा इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो आता है कि व्हाट इज नबार्ड आता है वन थिंग, तो आपको वो पूछ लेते हैं नबार्ड क्या है, तो देख लेते हैं नबार्ड क्या है। इट इज द एपेक्स डेवलपमेंट बैंक, ये बेटा एक एपेक्स एजेंसी है फॉर द एग्रीकल्चर लोन के लिए, जो करती है प्रोवाइड क्रेडिट करती है एंड फाइनेंशियल एंड गाइडेंस देती है फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये बेटा निबार्ड की जो आपके देखते हैं एग्जांपल है, जो अगर आपको वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका ये आंसर निकल के आएगा कि निबार्ड क्या है, एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है जो एग्रीकल्चर फाइनेंशियल गाइडेंस प्रोवाइड करता है फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। देन बेटा क्वेश्चन आपका आता है एमसीक्यूज में कि एस्टेब्लिश कब हुआ था। बेटा ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। तो ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बेटा कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो आपको ईयर पूछेंगे 1982 में हुआ था, आप डेट भी याद रख सकते हो 12 जुलाई। देन बेटा इसका हेडक्वार्टर ये पूछ नहीं सकते, वैसे पूछा नहीं है कभी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं। देन इसके बेटा आपको पूछ सकते हैं कि इसके रोल क्या है, बेनिफिट्स क्या है, जो आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन आपका पूछते हैं इसमें से, तो वो पूछते हैं कि रोल और बेनिफिट्स क्या है। तो आप देखते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसको देन हम लिखेंगे, हम देखते हैं कि इसके रोल क्या क्या है। सर्व एज द एपेक्स फाउंडिंग एजेंसी, तो ये एपेक्स फाउंडिंग एजेंसी है, जो टॉप जो होता है वो एक एजेंसी है इन द एग्रीकल्चरल लोन में। देन एप्रोप्रिएट मेजर टू इम्प्रूव द क्रेडिट, ये मेजर्स करते रहते हैं, ये मेजर लेते हैं, वेस बनाते रहते हैं जिससे क्रेडिट के सिस्टम को और इम्प्रूव किया जाए फॉर द फार्मर्स। नेक्स्ट आप देखिए लाइजन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड आरबीआई। लाइजन क्या होता है बेटा, लिंक है, एक नबार्ड क्या है, एक लिंक बनाता है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर और आरबीआई के अंदर, ये एक लिंक बना के रखता है ताकि क्रेडिट देने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। देन बेटा ये मॉनिटरिंग करते रहते हैं, इवेल्युएट करते रहते हैं अपने ही बनाए प्रोजेक्ट्स को, जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो हमने पॉलिसी बनाए हैं, क्या वो फार्मर्स के लिए अच्छी है। दैट इज वाई द नबार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा इसमें क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस रहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम। तो बेटा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये हमने बेटा पीवाईक्यूज में भी देखा है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाट इज माइक्रो क्रेडिट, ये क्वेश्चन आपका आता है, एंड व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये बेटा 1 और 2 मार्क्स में डेफिनेटली आते हैं। तो बेटा देखते हैं क्या है, ये बेटा प्रोवाइड करते हैं स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अपने मेंबर्स को। ये बेटा मेंबर्स होते हैं, इसमें 10 से 15 मेंबर होते हैं, 20 मेंबर होते हैं, ठीक है। ये मेंबर मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और एक मंथली कंट्रीब्यूशन लेते हैं, और जिस मेंबर को किसी भी मंथ जरूरत पड़ती है तो उनसे वो क्रेडिट पे वो अमाउंट ले सकता है, जो भी उनका टोटल होता है, ठीक है। तो ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल लोन प्रोवाइड करते हैं टू बिकम द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, और अपनी क्रेडिट की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए भी, स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए भी करते हैं,
ये बेटा स्टार्टेड हुआ था अंडर द इन द अंडर डेवलपमेंट कंट्री स्पेशली। ठीक है, ये कहाँ पे स्टार्ट हुए थे? ये स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज थी और जहाँ पे बैंकिंग की जो फैसिलिटीज थी वो बिल्कुल नामात्र थी, तो वहां पे ये स्टार्ट हुए थे। उन्होंने अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की स्टार्टिंग की, तो यहाँ से निकलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है बेटा, इसमें विलेज वुमेन्स को अबाउट 20,000 की अमाउंट की आपको इजिली लोन मिल जाते हैं, जिसमें 10 से 20 ज्यादा मेंबर्स होते हैं और मोस्टली वुमेन्स होते हैं। अगर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे फ्रेम करोगे, ये उसके बेटा पॉइंट है। इसमें बेटा जो क्रेडिट होता है इसके क्या क्या बेनिफिट है ये आप देख लो। इसमें जो क्रेडिट होता है विदाउट सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है बेटा। उसमें बेटा कोलेटरल की जो सिक्योरिटी होती है उसकी कोई जरूरत नहीं होती। देन ऑन द मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बेटा वो बहुत मॉडरेट होता है, ज्यादा नहीं होता। देन बेटा ये एक पाया गया है बाय द 2019 54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप। हमारे इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने हैं? 54 लाख जो काम कर रहे थे बाय द 2019। ऑलमोस्ट 6 करोड़ जो इसकी वुमन एज अ मेंबर है। आप देख सकते हो कितना बड़ा नंबर निकल के आ रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो ये आपकी इसकी इंपॉर्टेंस में आप इसको मेंशन बेटा कर सकते हो कि ये इसके पॉइंट्स है और ये आप इसका रिजल्ट देख सकते हो, इसके आउटपुट देख सकते हो। देन बेटा एक है बेटा CISF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड। ये बेटा गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ताकि वो अच्छे से फंक्शनिंग कर सके, अपने मेंबर्स को वो लोन प्रोवाइड कर सके। अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो कितना अमाउंट होता है? 2.5 लाख बाय द गवर्नमेंट। तो ये बेटा था आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें बेटा आपका वर्ड क्वेश्चन आ सकता है, माइक्रो क्रेडिट और इसके बेनिफिट्स आ सकते हैं। तो ये आपका इसमें PYQ में क्वेश्चन निकला है, तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट बेटा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यस बेटा, अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक इस पार्ट का। ठीक है, रूरल बैंकिंग क्रिटिकल इवैल्यूएशन। क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखते हैं कि क्या रूरल बैंकिंग जो हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं क्या वो सक्सेसफुल हो पाई। देखिए बेटा एक्सपेंड हुआ ओवर द टाइम, हमारे जो बैंक है वो बहुत एक्सपेंड हुए। आफ्टर 1969 नेशनलाइजेशन के बाद बहुत एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, और इसको बिगिनिंग किया जाता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक को 1969 में जब नेशनलाइजेशन हुआ, इसको हम मार्क करते हैं एज द बिगिनिंग ऑफ सोशल बैंकिंग इन द रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हुए। फिर नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट हुई फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बट बेटा ये सारी चीजें होने के बाद देखते हैं ऐसी कौन सी डेफिशिएंसीज हैं जो रह गई, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सबसे पहले देखते हैं बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये बेटा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि डेफिशिएंसीज या क्रिटिकल इवैल्यूएट करो इन द रूरल बैंकिंग। तो आपका ये आंसर आएगा बेटा सबसे पहले बेटा डिमांड ऑफ कोलैटरल। ठीक है बेटा, क्रेडिट के लिए कोलैटरल की डिमांड की फार्मर से। कोलैटरल क्या होता है? सिक्योरिटी होती है, गारंटी होती है, प्रॉपर्टी के पेपर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा चीजें स्मॉल फार्मर्स के पास नहीं थी। तो एक बहुत लार्ज एरिया, लार्ज आप सेक्शन ले लो जो कि एक पुअर फार्मर्स का था और मीडियम फार्मर्स का था, जो इस क्रेडिट से वंचित रह गया, जिसको वो क्रेडिट मिला नहीं कोलैटरल के चलते, क्योंकि इनके पास ये सिक्योरिटी, ये गारंटी और ये प्रॉपर्टी पेपर्स में भी उतने नहीं थे जितने बड़े फार्मर्स के पास थे। देन नेक्स्ट पॉइंट आपको देखते हैं पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। बेटा गवर्नमेंट को एक लालच होता है कि वो नेक्स्ट टाइम फिर अगेन सरकार सत्ता में आए, तो वो फार्मर एक बड़ा बड़ा एक भाग है हमारे इंडिया में पॉपुलेशन का, तो वो हमेशा उनको लालच देते हैं कि हम आपके लोन को माफ कर देंगे। ठीक है बेटा, ये एक अच्छा लिखता है सुनने में, बट आप देखो उसका बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज्यादा एक बर्डन आता है, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता। तो वो जब लोन माफ होते हैं तो डिफॉल्ट रेट जो होती है बहुत इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए वो अच्छे तरीके से जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है वो फंक्शन नहीं कर पाया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कल्चरल ऑफ थ्रिफ्ट। कल्चर ऑफ थ्रिफ्ट बेटा होता है सेविंग फॉर द फ्यूचर, ये हैबिट होती है। ठीक है, कल्चर ऑफ थ्रिफ्ट हम सेविंग करते हैं फ्यूचर के लिए बैंक्स में। बेटा वो कमर्शियल बैंक वो जो हैबिट है वो फार्मर्स में वो डेवलप नहीं कर पाए, उसको डेवलप करने में भी फेल हो गए। ठीक है, फार्मर्स अब जो क्रेडिट थे वो पैसा थे वो अपना घरों में सेव कर रहे थे अपने पास रेदर देन द बैंक। तो इसमें क्या हुआ कि बैंक्स के पास क्रेडिट की कमी आ गई। तो ये बेटा कुछ पॉइंट थे आपके
जिससे हम शो कर सकते हैं कि क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं इन द रूरल बैंकिंग। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था, और नेक्स्ट पार्ट में अगेन हम PYQs को डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।